के बारे में सोचना है। क्यों? अगर अध्यापक प्रशिक्षित नहीं है, अगर अध्यापक अपनी भाषा या विदेशी भाषा, जैसे मैंने उसको सीखा है, विदेशी भाषा के रूप में समझते हैं कि ठीक है, वो एक भाषा की क्लास है, सिर्फ थोड़ी सी कहानियाँ पढ़ेंगे और उसमें व्याकरण देखेंगे कि क्या है और इसके बाद चले जाएंगे, ये काफ़ी नहीं है। तो एक तरफ है प्रशिक्षण अध्यापकों के लिए, दूसरी तरफ है शिष्य, विद्यार्थी, क्या उनकी रुचि है व्याकरण में? अगर मुझसे पूछा जाए, मैं पूरे दिन व्याकरण के बारे में आसानी से बात करूंगी, मजे में, लेकिन विद्यार्थियों के लिए कितना उपयोगी है, कितना प्रासंगिक है, उसके बारे में मुझे सोचना है। जब बाहर जाएंगे बच्चे, जब बाहर जाएंगे विद्यार्थी, उनकी उत्सुकता जारी होनी चाहिए मेरी वजह से, ठीक है? तो इसीलिए हमने पिछले 10 दशकों में हम अध्यापक के प्रशिक्षण में काफ़ी काम करते हैं। सब शब्दों का इस्तेमाल बहुत करूँगी, अभी देखते हैं। हम मानक रूप से एक रास्ता बनाते हैं जहाँ दोनों विद्यार्थी और अध्यापक मिलते हैं। एक है हमेशा सामग्री संतुलित करनी चाहिए। संतुलित मतलब जो भी मुख्य धारा में आता है, मुख्य मीडियम में आता है, उसको हम शामिल करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो किनारे पे है, जिसके बारे में बहुत बात नहीं होती है, उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे सामग्री के रूप में। और ये है हमारा उद्देश्य अभी, संतुलित सामग्री, नंबर 1। नंबर 2, जब भाषा की बात करते हैं, हमेशा उसको संप्रेषण के लिए समझते हैं कि इस्तेमाल करते हैं, संवाद के लिए। क्या क्लास में, अमेरिका में क्लास में हम विद्यार्थियों को असली जिंदगी से संबंधित उद्देश्य देते हैं ताकि वे हिंदी में संवाद करें? क्या उनको संदर्भ देते हैं ताकि वे संवाद करें? तो संवाद, संदर्भ, इसके साथ 3 प्रकार के संवाद हो सकते हैं। एक है विद्यार्थी टेक्स्ट से, 2 है विद्यार्थी से, और 3 है विद्यार्थी पूरे क्लास के सामने बात करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं। हमेशा 3 तरीकों को अपनी पद्धति में इस्तेमाल करना चाहिए। एक हुआ संप्रेषण, एक हुआ सामग्री, संतुलित सामग्री। 3 संस्कृति। भाषा संस्कृति के बिना नहीं पढ़ाई जा सकती है, लेकिन कैसे संस्कृति को पढ़ाएं? 3 वर्ग, एक है वस्तु, एक है व्यवहार और एक है विचार। तीनों को अगर हमेशा समझते हैं और समझाते हैं किसी संस्कृति के बारे में, तो तब अलग अलग दृष्टिकोण दे सकते हैं विद्यार्थियों को इस संस्कृति के बारे में सोचना, इस संस्कृति का शोध करना, ठीक है? तो उसी तरह हमारी सामग्री संतुलित है जब 3 वर्ग, 3 स्तर को शामिल करते हैं। एक और स्तर है समुदाय। असली समुदाय के सदस्य अगर क्लास में ला सकते हैं, आजकल तकनीकी की वजह से हम आसानी से जूम के द्वारा ला सकते हैं क्लास में असली मातृभाषा बोलने वाले विशेषज्ञ। हमारे विद्यार्थी अमेरिका में वैसे ही साहित्य नहीं करना चाहते हैं, वे कभी कभी अर्थशास्त्र में हैं, कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हैं, तो उनकी दिलचस्पी हिंदी में कभी कभी व्यक्तिगत की वजह से है, कभी कभी वैसे ही व्यापार करना चाहते हैं। और
जैसे आपने सवाल पूछा, होम डिपो एक बहुत बड़ा सा दुकान का सिलसिला है। फेसबुक, अमेज़न, वहाँ लिखा जाता है कि अगर हिंदी बोली जाती है तब तो ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे जो देशी कस्टमर्स होंगे, तो उसी तरह थोड़ी सी बात कभी दी जाती है हिंदी बोलने वालों को। ठीक है, तो संस्कृति हुई समुदाय। समुदाय बहुत महत्वपूर्ण है हमारे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आज की बात हो सकती है वे असल में देख सकते हैं कि उन्होंने कितना सीखा है, कितना समझा है और कितनी जानकारी अपने आप से पा सकते हैं उन विशेषज्ञों से। समुदाय हो गया। इसके बाद समानताएं, संस्कृतियों के बीच की समानताएं, अंतरों की सिर्फ के बारे में नहीं, क्योंकि अंतर ढूंढने में मन में विभाजन पैदा हो जाता है, लेकिन समानता ढूंढने में वैसे ही मित्रता बन जाती है। तो उसी तरह समानताएं ढूंढना हमेशा हो सकता है भाषा व्याकरणों के बीच, हो सकता है संस्कृतियों के बीच, जो भी परंपरा, जो भी विषय सिखाया जाता है क्लास में, हम कोशिश करते हैं कि समानताओं को ढूंढ पाए। और आखिर में संबंध का क्या मतलब? जैसे संबंध वो रास्ते हैं जो दूसरी जानकारी, दूसरी विद्या तक हमें पहुंचाता है। मतलब कि मान लीजिए कि हम इटालियन पढ़ाएं, हम बहुत गर्व से बोलेंगे कि 15वीं शताब्दी में इटालियन भाषा का जन्म हुआ और कि इटालियन भाषा लैटिन की जगह लोग लिखने लगे। अगर हमें ये बोलना है हिंदी के बारे में, संस्कृत के बारे में, जो भी बोली के बारे में, तो हमारा जो प्रवाह है वो प्राचीन जमाने से ही शुरू हो गया है। तो उसी तरह मतलब हमारी जो हिंदी है उसमें ही काफी संदर्भ है और हम चयन करते हैं कि कौन से संदर्भ में कौन से विषय हम पढ़ाएंगे और कि किसको पढ़ाएंगे। कभी कभी विद्यार्थियों को अलग अलग विषय पढ़ाते हैं एक ही क्लास में। जैसे कुछ लोग पर्यावरण में दिलचस्पी लेते हैं, ठीक है, तरुण भारत संघ के बारे में उनको सिखाएंगे कि क्या क्या उपलब्धियां आज तक प्राप्त हुई है। वैसे ही एनजीओ के रूप में, एनजीओ के आधार पर सिर्फ तो हम पानी की कमी के बारे में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ भारत के बारे में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी कमी है, लेकिन हमारा एक है वर्णन। तो उसी तरह इस संतुलन के साथ ही हम कोशिश करते हैं कि हिंदी विद्यार्थियों के मन में अलग अलग विषयों से जोड़ें और अलग अलग परंपराओं को समझाएं, ताकि वे देख लें कि हर एक परंपरा जो आजकल हम व्यावहारिक रूप से प्रैक्टिस करते हैं, हर एक परंपरा की जड़ें प्राचीन जमाने में है। इसीलिए हिंदी पढ़ाना बहुत मुश्किल है, बड़ी चेतावनी है, लेकिन फिर भी जो संतोष आता है जब हम कामयाब है, जब बच्चों की उत्सुकता हम बढ़ाते हैं, हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है। मतलब वैसे ही भगवान की कृपा से हमें ये मौका मिला है और आपसे मिलने का मौका भी मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, और हम आगे चलकर थोड़ी सी बात करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके माध्यम से विदेश में हिंदी के पठन पाठन और शिक्षण पर क्या चल रहा है इसके बारे में